सो हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चा, आज हम लोग इस सेशन के अंदर मॉडर्न फिजिक्स और ईएम वेव्स के सारे सवाल डिस्कस करने वाले हैं जो हमसे पूछे गए थे जेईई एडवांस 2025 एग्जाम के अंदर। 3 सवाल मॉडर्न फिजिक्स से और 1 सवाल बच्चा आपसे ईएम वेव से पूछा गया था। इसके अलावा हम लोगों ने जितने भी 2025 के सवाल किए हैं सभी एक प्लेलिस्ट के अंदर है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर पिन कमेंट में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन। नए हो तो आप बेटा इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये आपका सबसे पहला सवाल है और ये सवाल आपको कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन पे है। कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन इन दी n इक्वल्स टू 3 ऑर्बिट ऑफ अ हाइड्रोजन लाइक एटम विथ एटॉमिक नंबर z at absolute temperature T. A neutron having thermal energy of kBT has the same de Broglie wavelength as that of this electron. If this temperature is given by T is equal to this much, where h is Planck's constant, kb Boltzmann constant, mn is mass of the neutron, a0 is first Bohr radius of hydrogen atom, then the value of alpha is going to be how much? अच्छा, बढ़िया है साहब। अगर तुम इस इक्वेशन को ध्यान से देखो तो इस पूरे इक्वेशन में आपको mn भी है, kb भी है, h भी है, z भी है। तो आपको कुछ भी करके आपको LHS में कैपिटल T चाहिए और RHS में ये चाहिए, तभी आप इस अल्फा के बारे में कह पाएंगे। हमें यहां पर 2 चीजें गिवन है और जब कुछ आपको मॉडर्न फिजिक्स में गिवन है ना, तो सबसे पहले उनका रेस्पेक्टिव फॉर्मूला लिखो। सबसे पहला हमारे पास ये है कि भैया आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो n इज इक्वल टू 3 ऑर्बिट में है। यहां पर n आपको 3 दिया हुआ है और हाइड्रोजन लाइक एटम है। तो इस सिचुएशन में आपको जो रेडियस होगा ऑर्बिट का, दैट इज इक्वल टू योर a0 n स्क्वायर बाई z। n स्क्वायर बाई z 0.529 समथिंग आता है, लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं, हमको यहां पर a0 दे रखा है। अच्छा, बढ़िया है साहब। एक इक्वेशन मेरे पास ये हो गया। मेरे पास एक और यहां पर इक्वेशन है, दैट इज योर mvrn इज इक्वल टू योर nh डिवाइडेड बाई 2 पाई। अब मेरी बात को ना बड़ी ध्यान से सुनिएगा। यहां पर आपको ये mv क्या है? मोमेंटम ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन। मोमेंटम ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन 2 पाई r इंटू एन। क्यों हमने इस मोमेंटम को सेपरेट किया है? क्योंकि हमारे पास सवाल में दिया हुआ है कि जो न्यूट्रॉन है और जो इलेक्ट्रॉन है दोनों का ही डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन आर सेम। इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा h अपॉन मास इनटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि ये मेरा mv है। दैट शुड बी इक्वल टू h अपॉन मास इनटू वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन। लेकिन हमको इस न्यूट्रॉन के मोमेंटम से ज्यादा इंटरेस्ट है इस न्यूट्रॉन के एनर्जी में। तो क्यों नहीं हम लोग mv को रिप्लेस कर देते हैं अंडर रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, 2m इंटू उसका जो भी एनर्जी दे रखा है सवाल में। अच्छा, ये मेरा कट गया, कैंसिल हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो और दोनों तरफ स्क्वायर भी कर दो, तो ये हमको आ जाएगा 2m इंटू ई, जहां पे m आपको क्या है? दिस इज योर मास ऑफ न्यूट्रॉन। सो 2mn इंटू ई इज इक्वल टू m इंटू वी का होल स्क्वायर। और मेरे पास यहां पर mv की वैल्यू है। अगर तुम और ध्यान से देखो तो ये आपको हो जाएगा 2 पाई और rn की वैल्यू है a0 n स्क्वायर इंटू योर z। और ध्यान से देखोगे तो आपका एक n यहां पर कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर मेरे पास आ रहा है 2mn इंटू ई, और यहां पर ई क्या है? ई आपका यही वैल्यू है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर। mv का स्क्वायर यानी इस वाले टर्म का स्क्वायर करोगे तो ऊपर में आपको हो जाएगा h स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। ध्यान से देखो, आपको आता हुआ दिख रहा है। नीचे में मेरे पास हो जाएगा यहां पर 2 पाई का स्क्वायर, बोले तो साहब 4 पाई का स्क्वायर, a0 का स्क्वायर और आपको एक n का स्क्वायर भी है। ठीक है, अब ये वाले टर्म को राइट साइड ले आओ। तो एक काम करते हैं हम लोग, इसको राइट साइड पहले ही लिख देते हैं इंटू 2mn इंटू kb, और यहां से इसको आप हटा दीजिए। अब अगर तुम मैच करोगे तो तुमको ये वाला टर्म ऊपर में यहां पर मैच हो रहा है, तुम्हारा पाई स्क्वायर मैच हो रहा है, तुम्हारा a0 स्क्वायर मैच हो रहा है, तुम्हारा mn इंटू kb भी मैच हो रहा है। यानी कि हम यहां पर अल्फा को कह सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू 4 इंटू n स्क्वायर इंटू 2। 4 इंटू 2 8 है और यहां पर n स्क्वायर क्या है? n की वैल्यू 3 है, यानी कि n का स्क्वायर क्या? तो 9, यानी कि आपका अल्फा कितना निकल कर आ रहा है? 72। और यही आपको आंसर भी दिया गया था उनके ऑफिशियल आंसर की में। क्लियर है? तो आप देख सकते हैं सवाल आपको सिर्फ मैनिपुलेशन का है। मॉडर्न फिजिक्स के सवाल
आपको अमूमन डुएबल होते हैं। अब ये सवाल देखिए मैट्रिक्स मैच है, हो सकता है कि इसमें एक या दो चीज आपको जानकारी नहीं हो, लेकिन मैट्रिक्स मैच का फायदा यह है कि अगर तुम एक या दो भी मैच कर पाते हो तो कहीं ना कहीं ऑप्शन आपको एलिमिनेट हो सकता है। हमको कहता है लिस्ट शोज वेरियस फंक्शनल डिपेंडेंसीज ऑफ एनर्जी ई ऑन द एटॉमिक नंबर z, एनर्जीज एसोसिएटेड विद सर्टेन फिनोमिना आर गिवन इन लिस्ट 2। तो मेरे पास यहां पर कहता है कि एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर। तुम चाहो तो एक एक करके सबको पढ़ो, लेकिन ये देखते के साथ हमको समझ में आता है कि साहब जो मेरा ये आप जो एटॉमिक में पढ़ते हो राइट, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में, कि जब आपका इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है तो वहां पर आपकी एनर्जी होती है -13.6 z स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो सर वहां पर एनर्जी हमको z स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। एनर्जी ऑफ रेडिएशन ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फ्रॉम हाइड्रोजन लाइक एटम्स, यस सर। तो P की मैचिंग अपने को 5 के साथ हो रही है। अब देखो यहां पर ये वाला नहीं हो सकता, ये वाला नहीं हो सकता। अच्छा, एक्सरे पढ़ लीजिए अच्छे से, हमारे चैनल पे भी एक्सरे के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो है, या फिर कहीं और से भी पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़ लीजिए एडवांस के लिए। इस इक्वेशन को देखते के साथ आपको एक्सरे में कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे की याद आनी चाहिए। वहां पे आप मॉसलिस लॉ को पढ़ते थे और वहां पे आपने देखा है ये Z माइनस बी वाला एक फॉर्मेट है। बी आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट है, लेकिन यहां पर हमारे लिए B = 1 है। तो भैया ये जो मेरा एनर्जी डिपेंडेंसी दिखा रहा है वो सर हमको कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे के लिए होता है, यानी कि मेरा Q का मैचिंग 1 के साथ होगा। अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हारा आंसर पहले ही खत्म हो गया। एग्जाम में तुमको इन दोनों को चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर हम इसकी बात करें, E इज प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट ऑफ Z। सबसे पहली बात कि भैया जो आपका कंटिन्यूअस एक्सरे होता है वो आपको Z पे डिपेंड नहीं करता है। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे में आपको E इज नॉट डिपेंडेंट ऑन Z, वो आपको डिपेंड करता है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करके आ रहा था उसकी एनर्जी कितनी है, अगर तुमने पढ़ा है तो भैया S का मैचिंग आपको 3 के साथ हो सकता है, लेकिन हमको यहां पर कहीं 3 दिया ही नहीं है, तो ये आपको बेसिकली एक एक्स्ट्रा सेंटेंस दे दिया है जिसका इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया है। तो सर इसके अलावा भी हमको कुछ और मिलना चाहिए। पढ़ो, एवरेज न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर अ स्टेबल न्यूक्लियाई विद मास नंबर इन द रेंज 30 to 170। तुमने तो बेटा इसका ग्राफ भी देखा हुआ है, ये ऑलमोस्ट आपको फ्लैट रहता है, यानी कि यहां पर जो आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन रहती है वो कहीं ना कहीं आपको Z पे डिपेंड नहीं कर रही होती है। तो भैया यहां पर प्रैक्टिकली, इसीलिए आपको यहां पर शब्द लिखा है प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट, कि आप मान के चलिए कि आपको इंडिपेंडेंट ही है। तो S का मैचिंग हमको साहब 4 के साथ हो रहा है, जो कि हमको दिख भी रहा है यहां पर। आपका जो बाइंडिंग एनर्जी होता है राइट, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, उसमें आपको न्यूक्लियर फोर्सेस तो होते ही है। अगर ये मेरा न्यूक्लियस है, इसमें मेरे को प्रोटॉन प्रोटॉन प्रोटॉन, हालांकि इसमें न्यूट्रॉन भी है, हम फिलहाल यहां पर प्रोटॉन प्रोटॉन की कर रहे हैं, तो इनमें आपको न्यूक्लियर एनर्जी तो है ही, साथ ही साथ इसमें आपको एक इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का भी कॉम्पोनेंट होता है। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये दोनों, हर एक पेयर आपस में आपको एक इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी रख रहा होगा। अगर हम बोले कि इसमें आपको Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, तो आपको कितना, आपको यहां पर जोड़ा बन जाएगा, कितना आपको पेयर बन जाएगा, ताकि उनके बीच में आप लिखोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। तो आप यहां पर लिख सकते हो ना NC2, याद आ रहा है NC2 जो आपका होता है, तो यहां पर आप ZC2 कर दीजिए, ZC2 राइट। तो ये आपको हो जाएगा Z फैक्टोरियल अपॉन योर 2 फैक्टोरियल Z माइनस 2 का फैक्टोरियल, तो ये हमको हो जाएगा Z इंटू Z माइनस 1 अपॉन 2, यानी कि आपको जो इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला एनर्जी है, कंपोनेंट है, दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू Z इंटू Z माइनस 1, जो कि हमको यहां पर दे रखा है। तो भैया इसकी मैचिंग मेरे को 2 के साथ होगी, जो कि यहां पर आपको दिख रहा है। तो देखिए ये आपको देखिए एक डिस्कशन है, सिर्फ आपको शॉर्टकट से बताना कि यही 2 ऑप्शन से आपका आंसर आ रहा है, दैट इज नॉट द एम ओवर हियर। इसीलिए हम कहते हैं कि पूरा यहां पर सारा डिस्कशन को अच्छे से रेफर कीजिए, ताकि आपका इन डेप्थ लर्निंग होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला सवाल आपको अगेन मॉडर्न फिजिक्स से है, और यह आपको एक बहुत ही बढ़िया सवाल है, प्यारा सवाल है, अच्छा सवाल है। इस सवाल में हम डायरेक्टली जंप करें उससे पहले हम छोटा सा एक इंफॉर्मेशन यहां पर आपको दे देना चाहते हैं। वो इंफॉर्मेशन क्या है ना, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करो, सवाल को देखिए, लेकिन पहले उस इंफॉर्मेशन को सुन लीजिए। इंफॉर्मेशन ये है कि
एटॉमिक में हम जब लोग पढ़ते हैं ना, व्हेन वी आर डिराइविंग दी, जब हम लोग डिराइव कर रहे होते हैं, एक होता है कि आपने फॉर्मूला रट लिया है कि भैया एनर्जी इज इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और एक होता है कि तुम इसके पूरे इन डेप्थ डेरिवेशन को समझते हो कि भैया यहाँ पर आपके पास न्यूक्लियस होता है, यहाँ पर आपके पास न्यूक्लियस होता है, और ये आपका इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पर इस प्रकार से, तो भैया इसके बीच में आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, राइट। आप Fe को लिखते हो ना, Fe को लिखते हो आप mv स्क्वायर बाई आर, एंड यू ऑल्सो राइट mvr इज इक्वल टू nh बाई 2 पाई। तो आप इन दोनों इक्वेशन का इस्तेमाल करके आप एनर्जीज लिखते हो, काइनेटिक एनर्जी लिखते हो, पोटेंशियल एनर्जी लिखते हो, एंड देन यू गेट एन एक्सप्रेशन फॉर योर एनर्जी ओवर हियर। उस एक्सप्रेशन में एक चीज तो आप जानते हो कि भैया अगर एक हाइड्रोजन एटम है तो उसके ग्राउंड स्टेट में जो एनर्जी होगा दैट इज योर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। ये जो भी आप डिराइव करते हो इसमें हमारा एक अजम्पशन रहता है कि आपका ये जो न्यूक्लियस है ना, और ये अजम्पशन आपको कई हद तक सच भी है, आपका जो ये न्यूक्लियस होता है ये आपको, इसका जो मास अगर कैपिटल M है और ये हमको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो न्यूक्लियस का मास इज मच 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 मोर देन इलेक्ट्रॉनिक मास, जिस वजह से हम कह पाते हैं कि भैया सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो ऑलमोस्ट आपको न्यूक्लियस में ही लाई करता है। आपने पढ़ा है ना ग्रेविटेशन में बाइनरी स्टार सिस्टम, राइट। तो वहां पे भी आपको ऐसा ही होता है कि सन को हम लोग बहुत हैवी मान के चलते हैं, जिस कारण से प्लैनेट आपको उसका चक्कर काट रहा है और सन आपको वहीं पर है। उसी प्रकार से हम लोग कहते हैं कि आपका जो न्यूक्लियस है वो रेस्ट पे है और इलेक्ट्रॉन इसका चक्कर काट रहा है, और तब जाके हमको ये सब डिराइव होता है। और इसके डेरिवेशन में आपका जो मास होता है ना फॉर्मूले में, वो आपको इलेक्ट्रॉन का मास होता है। इसके डेरिवेशन में आपने अगर इसका बहुत डिटेल वाला फॉर्मूला देखा होगा तो वहां पर देखा होगा कि एनर्जी इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तब आता है जब मेरा न्यूक्लियस को हम लोग रेस्ट पे मान के चलते हैं कि वो बहुत भारी है एंड सो ऑन। लेकिन अगर हम लोग न्यूक्लियस के मास को ऐसा बहुत ज्यादा एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन का मास अगर नहीं ले रहे हैं, उस केस में आपको दोनों बॉडी, अगर ये m1 मास है और ये आपका मुन्ना m2 मास है, राइट, और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो मान लीजिए हमको स्मॉल r है, और इनका जो कॉमन सेंटर ऑफ मास है सपोज कीजिए सर वो यहां पर है, दिस इज दी सेंटर ऑफ मास। ठीक बात है सर, ये डिस्टेंस आपका r1 है, ये डिस्टेंस हमारा r2 है। तो अब क्या होगा कि आपको जो ये वाला मास है वो इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट ऐसे चक्कर काट रहा है, ठीक है, सर्कुलर मोशन कर रहा है यकीनन, एंड ये वाला जो मास है वो r2 रेडियस में सर्कुलर मोशन कर रहा है, वो r2 रेडियस में सर्कुलर मोशन कर रहा है। और इस प्रकार से सर्कुलर मोशन होता है कि अगर m1 मेरा यहां होगा तो इसके ठीक सामने मेरे को जनाब m2 होगा। अच्छी बात है साहब, अच्छी बात है, बढ़िया है। तो आप इस पूरे सिस्टम को सपोज कीजिए ये आपका इलेक्ट्रॉन था और ये आपका न्यूक्लियस था, ऐसा एक बार मान लीजिए, तो आप इस पूरे सिस्टम को इस सिस्टम से रिप्लेस कर सकते हैं। अगर ये मेरा न्यूक्लियस है तो इसको आपने m1 माना है और न्यूक्लियस के रेस्पेक्ट में आप m2 को ऑब्जर्व करते हैं, तो न्यूक्लियस के रेस्पेक्ट में आप सब कुछ करते हैं, यानी आपका न्यूक्लियस आ जाता है रेस्ट पे, ये आपको आ गया है रेस्ट पे, ये आपका r रेडियस था, और अब आपका ये पार्टिकल घूम रहा है। लेकिन अब ये पार्टिकल का जो मास होगा ना, इस पार्टिकल का मास अब आपको बेटा यहां पर m2 नहीं होगा, दैट इज बेसिकली गोइंग टू बी योर रेड्यूस्ड मास। हम इसके डिटेल्ड डेरिवेशन में से मैं नहीं घुस रहे हैं, लेकिन आप इतना फिलहाल ध्यान में रखिए, दिस इज गोइंग टू बी योर रेड्यूस्ड मास विच इज गोइंग टू बी योर m1 m2 अपॉन योर m1 प्लस m2, राइट। यानी कि अगर हम लोग इसका एनर्जी लिखेंगे तो इसका एनर्जी में ना एनर्जी वुड बी प्रोपोर्शनल टू नॉट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अब मेरा ये जो मास है ना दैट इज इक्वल टू रेड्यूस्ड मास, अब आपका एनर्जी वुड बी प्रोपोर्शनल टू योर रेड्यूस्ड मास, राइट। तो इसके हिसाब से आपका सारा वैल्यूज अब बदलता चला जाएगा, 13.6 है तो वो अब कुछ और हो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन योर रेड्यूस्ड मास ओवर हियर। इतना फिलहाल के लिए आप एब्जॉर्ब कीजिए और फिर इस सवाल को अब आप मेरे साथ पढ़ना शुरू कीजिए और इसको सॉल्व करना शुरू कीजिए। कई बच्चों को इसकी जानकारी होती है, नई जानकारी थी तो ध्यान में रखिएगा। अ हाइड्रोजन एटम इनिशियली एट रेस्ट इन इट्स ग्राउंड स्टेट, आपके पास यहां पर एक हाइड्रोजन एटम है और ये अपने ग्राउंड स्टेट में है, और यहां पर आपके पास एक फोटोन है,
राइट। फोटोन की एनर्जी कुछ E1 है। अच्छा, फोटोन को एब्जॉर्ब करने के बाद ये हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन था ना, वो इसको एस्केप कर जाता है। इट इजेक्ट्स द इलेक्ट्रॉन विद अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पहली बात कि हाइड्रोजन एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी उसको देनी पड़ती है दैट इज 13.6 आयोनाइजेशन एनर्जी, 13.6। तो भैया इसको 13.6 तो देना ही पड़ा होगा, तब जाके इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ। लेकिन इलेक्ट्रॉन सिर्फ फ्री नहीं हुआ है, इलेक्ट्रॉन जब निकला है तो उसके पास इतनी एनर्जी और है, यानी कि ये जो E1 रहा होगा, दिस E1 मस्ट बी योर 13.6 तो लगेगा इलेक्ट्रॉन को निकालने में, और 10 लगेगा उसको उतना और काइनेटिक एनर्जी इंपार्ट करने में, यानी जो टोटल एनर्जी रही होगी हमारे फोटोन की दैट मस्ट बी योर 23.6। अच्छा, बढ़िया है। अब ये जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है ना, जो कि आपको मस्त 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से ट्रैवल कर रहा था, इसके जीवन में आया एक पॉजिट्रॉन, इसके जीवन में आपको आया एक पॉजिट्रॉन। ठीक बात है सर। देखिएगा, द इलेक्ट्रॉन देन कंबाइंस विद द पॉजिट्रॉन एट रेस्ट, ये आपको शुरुआत में रेस्ट पे था, टू फॉर्म अ पॉजिट्रोनियम एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट एंड साइमल्टेनियसली एमिट्स अ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी म्यूटो। अब मेरी बात को समझिएगा, ये दोनों कंबाइन करके एक सिस्टम बना लिया, एक एटम बना लिया जिसको नाम दिया गया है पॉजिट्रोनियम एटम। तो भैया आपको सवाल में आगे कहीं लिखा हुआ है कि दोनों का ही मास सेम है, ठीक है, दोनों का मास सेम है, ये भी m मास का है, ये भी m मास का है। चार्ज आपको ये E माइनस है, ये आपको प्लस है, लेकिन मास सेम है, ये आपको प्रोटॉन नहीं है, इनका मास सेम है। तो भैया जब दोनों सेम मास का है और दोनों एक एटम बना लिया है, तो आपका यहां पर ये रेस्ट पे थोड़े ना होगा, समझ रहे हो, क्योंकि अब इनका जो कॉमन सेंटर ऑफ मास होगा वो आपको मिड पॉइंट पे होगा, राइट। ये भी आपको R1 पे है, ये भी आपको R1 पे है, तो दोनों अपने अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट चक्कर काट रहा है। तो आपको कुछ इस प्रकार का बेटा सिस्टम बन गया, आपको कुछ इस प्रकार का सिस्टम बन गया है। ये आपका अगर इलेक्ट्रॉन है और ये आपका पॉजिट्रॉन है, ये ऐसे, और ये इसका सेंटर ऑफ मास है, ऐसा आपको सिस्टम बन गया है। ठीक बात है सर। जहां पर हमसे कहता है कि सेंटर ऑफ मास का काइनेटिक एनर्जी आपको सवाल में दे रखा है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि अगर मुझे कोई पूछेगा कि इस पूरे सिस्टम की टोटल एनर्जी कितनी है, तो यहां पर 2 एनर्जी है, एक हमारा सेंटर ऑफ मास का एनर्जी, और एक सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में अगर देखोगे तो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में ये दोनों आपको मस्त सर्कुलर मोशन कर रहा है, जस्ट लाइक आपका जैसा ऑर्बिट कर रहा होता है चीजें। एक ये तो लिखना ही पड़ेगा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसके साथ साथ इनका जो आपस में सेल्फ एनर्जीज है, इंटरेक्शन एनर्जीज है एंड काइनेटिक एनर्जी है, इसका और इसका अपने रिस्पेक्टिव ऑर्बिट में। तो सर वो लिखने का तरीका अभी अभी आपने हमको कुछ तो समझाया था कुछ देर पहले, कि इस पूरे सिस्टम को हम लोग एक ऐसे सिस्टम से रिप्लेस कर सकते हैं जहां पर मेरा E प्लस को फिलहाल के लिए रेस्ट पे लिख दो, और आपका जो ये मास है ना, दोनों का मास m था, तो अब रिड्यूस मास कितना हो जाएगा, m/2, जोड़ के देखो, ये आपको हो जाएगा m/2, और ये आपको चक्कर काट रहा है। अब ये मेरे लिए फिलहाल के लिए रेस्ट पे है। अब ये अगर तुमको चक्कर काट रहा है, तो भैया आप जानते हो अगर हाइड्रोजन एटम होता तो एनर्जी वुड बी प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन अब जो तुम्हारा एनर्जी होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू रिड्यूस्ड मास विच इज नथिंग बट me/2। जब सिर्फ मेरे को me होता था तो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी होती थी -13.6, तो अगर me/2 है तो ग्राउंड स्टेट का एनर्जी हो जाएगा -13.6/2, यानी कि -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि इसका जो, अगर सेंटर ऑफ मास के मोशन को फिलहाल के लिए भूल जाओ, तो इनका जो खुद का आपको बाइंडिंग एनर्जी है जो इनको बांधे हुए रखा है, दैट टोटल एनर्जी इज नथिंग बट योर -6.8, लेकिन साथ ही साथ आपको ये वाला एनर्जी भी है। सो अगर मुझसे कोई टोटल एनर्जी पूछेगा, जो हमको यहां पर चीज फॉर्म हुआ है, तो वो हो जाएगा -6.8 प्लस योर 5 विच इज नथिंग बट -1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, अब समझिए, LHS में तुम्हारे पास टोटल एनर्जी है 10,
आपका जब RHS फॉर्मेट हुआ है तो आपके पास है -1.8, राइट। यानी कि कुछ तो यहां से साहब फोटोन भी एमिट हुआ है जिसकी एनर्जी होनी चाहिए 10 प्लस 1.8 यानी कि 11.8। अब तुम खुद देख लो, 11.8 प्लस दिस एनर्जी इज इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो भैया LHS और RHS में आपका टोटल एनर्जी तो सेम रहना चाहिए, यानी कि जो आपको फोटोन निकली है उसकी एनर्जी मस्ट बी 11.8। दिस इज गोइंग टू बी योर E2। लेकिन हमसे सवाल में पूछ रहा है द डिफरेंस बिटवीन द टू फोटॉन्स एनर्जी, इस वाले की और इस वाले की आपको डिफरेंस कितनी होगी? तो 23.6 माइनस 11.8 इज गोइंग टू बी योर 11.8। जब एडवांस ने इसका आपको ऑफिशियल आंसर की दिया था सो दे गेव 11.7 से लेके 11.9 आई गेस, हाँ यही दिया था। ठीक बात है सर, बढ़िया है, ध्यान रखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का आपको ये सवाल है और डायरेक्ट एकदम फॉर्मूला के ऊपर आपको ये सवाल है। अ क्यूब ऑफ यूनिट वॉल्यूम, वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि भैया आपको इसका जो वॉल्यूम है वो यूनिट वॉल्यूम है ना, इसकी जो वॉल्यूम है वो आपको 1 मीटर क्यूब ले लीजिए। कंटेन्स 35 इंटू 10 टू द पावर 7 फोटॉन्स ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस मच। ठीक बात है, तो इसके अंदर तुमको n नंबर ऑफ फोटॉन्स है और किसी एक फोटॉन का एनर्जी कैसे लिखोगे? तो h इंटू म्यू, यानी कि इस क्यूब के अंदर जो आपको टोटल एनर्जी है दैट इज इक्वल टू n इंटू h इंटू न्यू। if the energy of all the photon is viewed as average energy being contained in the electromagnetic waves within the same volume, then the amplitude of magnetic field is going to be how much? Interesting. आपका जो एनर्जी डेंसिटी होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड में, अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड में आपकी एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है, दैट इज इक्वल टू योर बी नॉट स्क्वायर अपॉन योर 2 म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई 1/2। ये आपको बात को समझिएगा, ये आपको एवरेज एनर्जी डेंसिटी है विद योर मैग्नेटिक फील्ड, विद योर मैग्नेटिक फील्ड, एवरेज एनर्जी डेंसिटी विद योर मैग्नेटिक फील्ड। एंड व्हाट इज एनर्जी डेंसिटी? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। लेकिन साहब क्यूब का जो वॉल्यूम है वो अपने आप में ही यूनिट ही है, 1 ही है। सो बेसिकली हमको यहां से समझ में आ रहा है अगर आपका V1 हो गया है तो बेसिकली ये आपको हो गया है अब energy itself. So this would be 1/4 B naught square upon your mu naught. ठीक है, this is your energy. ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये आपको एनर्जी है। अच्छा, this is the energy associated with average energy associated with magnetic field. आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों के पास आपको बराबर बराबर एनर्जी होती है, यानी कि अगर मुझे टोटल एनर्जी लिखना होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के पास भी इतनी ही एनर्जी होगी। तो अगर टोटल लिखना है तो उसका डबल कर दो, यानी कि बी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 इंटू म्यू नॉट। अब हमको कह रहा है कि भैया ये और ये आपस में बराबर है, यानी n इंटू एच इंटू न्यू इज इक्वल टू बी नॉट का स्क्वायर अपॉन योर 2 म्यू नॉट। तो यहां से आपको बी नॉट की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ n की वैल्यू है 35 इंटू 10 टू द पावर 7, h की वैल्यू है सवाल में दे रखा है 6 इंटू 10 टू द पावर -34, फ्रीक्वेंसी इज 10 टू द पावर 15 एंड 2 इंटू म्यू नॉट वहां जाएगा, 2 इंटू 4 पाई को लिख देंगे 22/7, सवाल में कह रहा है कि ले लो ऐसा, एंड 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। ठीक बात है सर, तो ये इसको मार दिया, 7 ने इसको मार दिया। तो भाई साहब आपको यहां पर दिखना चाहिए कि आपके पास यहां पर है 10 टू द पावर 15, 2 और 5 हो जाएगा 10, यानी 10 टू द पावर 16, इसके साथ चला गया 10 टू द पावर -18, तो 10 टू द पावर -18 बाहर निकलेगा तो 10 टू द पावर -9, अंदर में आपके पास बच रहा है यहां पर 6 इंटू 4 यानी कि 24, और ये आपको आ रहा है 22। ठीक बात है सर, तो अगर तुम देखो तो यहां से तुम 2 बाहर निकाल सकते थे, तो भैया ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 9 मल्टीप्लाइड बाई ये आपको हो जाएगा 12 इंटू 11। ठीक है,
देखिए एक तो आप ऐसा कर लो कि भैया यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि 12 इंटू 11 का जो रूट होगा ना वो 11 से आपको ज़्यादा ही होगा, 11.5 11.6 हो सकता है कि इसके सर कुछ कुछ हमको आसपास रहे। तो वहाँ से भी देखोगे तो आंसर आपको 22, 22.5, 23 इसके आसपास दिखेगा, 23, 22 इसके आसपास आपको दिखेगा इंटू 10⁻⁹ एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखो तो हमको अल्फा ही चाहिए, ये हमको पहले से दिया हुआ है। या फिर तुम इसका रूट निकालने का पूरा पूरा प्रयास करो, हमारे ही चैनल पे आपको एक रूट निकालने का छोटा सा आपको एक वहां पर ट्रिक दिया हुआ है, आप जाके उसको एक बार चाहो तो देख सकते हो। ये आपको क्या है 12 इंटू 1 है ना, विच इज नथिंग बट योर 12 12 132। सो 132 का अगर तुमको रूट निकालना है तो इसका क्लोजेस्ट जो स्क्वायर रूट है, परफेक्ट स्क्वायर है, वो आपको 11 का आता है, 11 का स्क्वायर इज 121। सो आप लिखोगे 11 प्लस 132 अपॉन 11 अपॉन 2, तो ये जो होगा ना वही आपको दे देगा 132 का अंडर रूट, और बहुत क्लोज आपको ये वैल्यू दे सकता है। सो 11 प्लस 132 बाई 11 इज नथिंग बट 12। सो 12 अपॉन 2, तो ये आपको हो जाएगा कितना 23/2, तो ये हमको निकल कर आ रहा है 11.5। तो ये मेरे पास 11.5 है कि नहीं, तो ये आपको बाहर निकलेगा, तो 11.5 इंटू 2 इज 23 इंटू 10⁻⁹। और आप जब इसको सॉल्व करेंगे ना फ्रॉम अ कैलकुलेटर यू विल गेट 22.9 इटसेल्फ विच इज वेरी क्लोज टू 23 ऑल्सो। तो आप यहाँ पर आपका आंसर 23 मार्क कर सकते हो। और खुशी की बात यह है कि आपको जब एडवांस इसका आंसर की दिया ना तो बहुत बड़ा रेंज दिया है, उन्होंने शायद रेंज दिया था आपको 21 से लेके 25 तक का। लेट मी कंफर्म वंस, हाँ जी 21 से लेके 25 तक का उन्होंने यहाँ पे आपको रेंज दिया है। हम तो फिर भी बहुत सुंदर अप्रोक्सीमेशन के साथ 23 आंसर लेके आ रहे हैं, बढ़िया एकदम। ठीक है, चलिए ध्यान रखिए, टेक केयर, विश ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।